Students, today we are going to explain an important theorem, fundamental theorem of arithmetic. इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स in one and only one way except for the order in which the prime factors occur। मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, मतलब नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, उसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उसको हम इन वन एंड ओनली वन वे, मतलब जो ये लिखने का तरीका होगा वो यूनिक होगा सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स इन विच प्राइम फैक्टर अक्कर, मतलब जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर अक्कर कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो अलग हो सकता है ऑर्डर, लेकिन प्राइम फैक्टर सेम होंगे। कैसे, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से देखो आप। मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखा है। देखो आप छोटी क्लासेस में सब ऐसे करते रहे हो। मान लो 630 कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है और उसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासेस में ऐसे ही करते थे ना भाई। सबसे पहले हम 2 से देखते थे, ये जा रहा है तो ये 315 आ गया, फिर 3 पे गया 105 आ गया, फिर 3 पे गया 35 आ गया, फिर 5 पे गया 7 आ गया। इट मीन्स 630 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 2 की एक पावर 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट 2 से शुरू ना करके 5 से शुरू कर ले। अगर 5 से शुरू करेगा तो ये 126 आया, 2 पे गया, फिर 63 आया, फिर 3 पे गया 21 आया, फिर 7 पे गया, फिर 3 आया। मीन्स 630 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। लेकिन इस केस में भी 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 हो गई और 7 की पावर 1। तो अब अगर मैं ये देखूं और ये देखूं तो एक बार में देखने में आपको डिफरेंट लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं देखूं तो जो प्राइम्स हैं वो 2 की एक पावर यहाँ आ रही है, एक पावर यहाँ आ रही है, 3 की 2 पावर यहाँ आ रही है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, और यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है। मीन्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग नहीं आएगी, एक आएगी, सिर्फ ऑर्डर अलग आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि इस केस में आ रहा है वैसे ही ऑर्डर अलग हो सकता है, वैसे अलग नहीं हो सकते। तो जो मेथड हम यहाँ अडॉप्ट करते हैं उसी तरीके से हम अब थ्योरम में चलेंगे, थ्योरम को वैसे ही प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेट n बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अब आपको पता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो जो 1 से बड़ा है तो उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। मान लो वो प्राइम फैक्टर क्या है, P1 है। अगर P1 इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब P1 n को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स हम n को लिख सकते हैं P1 टाइम्स n1, जहाँ पे n1 जो है वो कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या, इस केस में तो एक्चुअली नेचुरल नंबर ही आना है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं इसलिए हम इंटीजर लिखते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 सच दैट n इज इक्वल टू P1 इंटू n1। अब n जो है वो बड़ा है और n1 छोटा है, ठीक है। अब n1 जो है उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। अगर n1 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ से n इक्वल टू P1 आ गया, मीन्स n खुद में प्राइम है और उस केस में वही उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि वो आगे भाग नहीं हो सकता। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। और अगर n1 1 से बड़ा है, अगर n1 1 से बड़ा है तो उसका फिर से एक प्राइम फैक्टर होगा। मान लो वो प्राइम फैक्टर है P2, तो इसका मतलब वो जो P2 है वो किसको भाग करेगा, अब n1 को। तो मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n2 कि हम n1 को लिख सकते हैं दिस P2 इंटू दिस n2, P2 इंटू n2। अब जो भाग कर रहे थे जिससे, और जो आपका आंसर आ रहा है, कोशेंट आ रहा है, उसमें कोशेंट छोटा होगा ये n2 किससे, n1 से। तो n1 इज ग्रेटर देन n2। अब इसको और इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो n इज ग्रेटर देन n1 इज ग्रेटर देन n2 आ गया। और इस वैल्यू को, n1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू P1 P2 n2, यही आएगा ना। और फिर से
अगर आपका n2 1 हो जाए तो यहाँ से n इक्वल टू P1 P2 आ गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और रिजल्ट प्रूव हो गया। और अगर नहीं है तो n2 1 से बड़ा होगा तो फिर से उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, मान लो n3 आ गया। इसी तरह से आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, देन द अबव प्रोसेस इज रिपीटेड एंड वी गेट, कुछ स्टेप्स के बाद आपके पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 n3 एंड सोन। और फिर आपका n सबसे बड़ा था, n1 उससे छोटा, n2 उससे छोटा, फिर n3 उससे छोटा एंड सोन। तो अब जब आप इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते चले जाओगे तो किसी एक स्टेज पे आके जो आपका ये चेन है वो 1 पे तो पहुंचेगी ना। आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यू विल गेट n के इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर n आपके पास क्या आ जाएगा, P1 P2 P3 Pk, ठीक है ना। और n के क्या हो जाएगा 1, सो n को आप लिख पाओगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आपको प्रूव करनी है यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए इफ पॉसिबल लेट देयर बी another set of primes Q1 Q2 Q3 QR such that n को आप लिख पा रहे हो Q1 Q2 Q3 QR, दूसरे कोई प्राइम्स हैं जिनके प्रोडक्ट के रूप में आपने n को लिख लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पहली बात तो जितने प्राइम यहाँ पे हैं उतने ही प्राइम यहाँ होंगे, मीन्स k इज इक्वल टू r। और दूसरा हमें ये लिखना है कि हर एक pi जो है वो किसी ना किसी QI के इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट नहीं है, मीन्स ईच PI इज इक्वल टू सम QJ। तो कैसे प्रूव करेंगे, n की दो वैल्यू हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों वैल्यूज को ये इक्वेट कर लिया मैंने। इक्वेट करने के बाद अब यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि P1 जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि P1 कॉमन हो गया एक तरीके से इस सारी वैल्यू में, सो P1 विल डिवाइड Q1 Q2 QR। अगर कोई प्राइम नंबर कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट को भाग करता है तो वो उनमें से किसी एक को जरूर भाग करेगा। ये हमने थ्योरम की थी अभी 1-2 लेक्चर पहले, आप रिमाइंड करो कि अगर P डिवाइड्स ए बी देन आइदर P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी की थी ना, तो वहीं से आपके पास रिजल्ट आया कि ये P1 या तो Q1 को भाग करेगा या Q2 को भाग करेगा या Q3 को भाग करेगा या QR को भाग करेगा, किसी ना किसी एक को जरूर करेगा। अब हमें नहीं पता वो किसको कर रहा है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज कर लो कि P1 जो है वो Q1 को भाग करता है, लेकिन P1 भी प्राइम है और Q1 भी प्राइम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब Q1 के तो सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हैं, या तो 1 और या फिर Q1 इटसेल्फ। P1 क्योंकि प्राइम है 1 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब P1 मस्ट बी इक्वल टू Q1, ठीक है ना। तो देयरफॉर P1 आपके पास आ गया Q1 के इक्वल। अब Q1 की जगह पे P1 पुट कर दो और फिर उसको कैंसल आउट कर दो, ऐसे कर दिया हमने, ये पुट कर दिया, इस Q1 की जगह भी P1 कर दिया, इस P1 को काट दो तो आपके पास क्या आ गया, P2 P3 Pk और इधर आ गया Q2 Q3 Qk। इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाओ, इसी आर्ग्यूमेंट को रिपीट करते चले जाओ, तो आपके पास फिर से P2 Q2 के इक्वल आ जाएगा, P3 Q3 के एंड सोन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास कोई ना कोई PI किसी ना किसी QI के इक्वल आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो संख्या है इन प्राइम्स की वो भी इक्वल है, मतलब K इक्वल टू R है। तो अब K इक्वल टू R कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए इफ पॉसिबल मान लो K जो है वो छोटा है और R बड़ा है, तो उस केस में जब आप ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट करोगे तो आपके पास यहाँ पे P1 P2 से लेके और Pk तक के सारे कट जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि R बड़ा है तो इसका मतलब K के बाद वाले K+1 K+2 K+R वाले जो Q हैं वो तो बच जाएंगे। मीन्स आपके पास क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू Q K+1 Q K+2 QR। अब 1 जो है ये सारे प्राइम थे ना, 1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ये माना है कि K इज लेस देन R, सो K कैन नॉट बी लेस देन R। और सेम तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो कि R कैन नॉट बी लेस देन K, तो ना P K से छोटा है ना K R से छोटा है ना R K से छोटा है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। देयरफॉर K मस्ट बी इक्वल टू R एंड हेंस द डिकम्पोजिशन या प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही बात है of n greater than 1 into prime factors is unique. So this proves the fundamental theorem of number theory.
ठीक है ना, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं इसको। तो आपको इस थ्योरम को की स्टेटमेंट को भी याद रखना है और इस थ्योरम का प्रूफ भी याद रखना है। देन स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म देखो किसको कहते हैं, जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालते हो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। मीन्स ए नंबर n ग्रेटर देन 1 is said to be expressed in standard or canonical form if n is equal to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3, so on pk to the power alpha k, where ये जो प्राइम्स हैं सारे के सारे ये किस तरीके के हैं, मीन्स छोटे से शुरू होके p1 सबसे छोटा है, फिर p2 उससे बड़ा, फिर p3 इससे बड़ा और pk उससे बड़ा। मतलब जैसे स्टार्टिंग में हमने 630 में किया था 2, 3, 5 एंड 7 उस तरीके के हैं। और जितनी जितनी पावर हैं इनकी, मान लो 2 की पावर 1 आ रही थी तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारी क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब उनकी पावर्स हैं। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 450 इज 2 to the power 1, 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2। आप वेरीफाई कर सकते हो, जो आपको करना आता है जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसी ढंग से। और 650 की आ रही है 2 to the power 1, 5 to the power 2, 13 to the power 1। अब नेक्स्ट देखो, यूजिंग कैनोनिकल या डिकम्पोजिशन ऑफ टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ दीज टू इंटीजर्स। छोटी क्लासों में आपने ये सब सीखा हुआ है, तो किस तरीके से निकालेंगे उसका मेथड क्या रहेगा वो देखो। मान लो x और y दो इंटीजर्स हैं और आपने x को एक्सप्रेस कर लिया है इस तरीके से p1 टू दी पावर अल्फा 1, p2 टू दी पावर अल्फा 2, p3 टू दी पावर अल्फा 3 एंड pk टू दी पावर अल्फा k। और y को एक्सप्रेस कर लिया है p1 टू दी पावर बीटा 1, p2 टू दी पावर बीटा 2, p3 टू दी पावर बीटा 3, pk टू दी पावर बीटा k, जहाँ पे अल्फा k और बीटा k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपके पास खाली ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपके पास सेम ये प्राइम नंबर्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी आएगा, इसको करेक्ट कर लो, इक्वल टू 0 भी आएगा। देन एक्स वाई का जो जीसीडी है, जब राउंड ब्रैकेट लगी है तो जीसीडी है ना, जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय प्राइम सारे के सारे ऐसे कैसे लिख लो, p1 से लेके pk तक, और ऊपर क्या आएंगी पावर्स में, मिनिमम लेना है दोनों पावर्स का, अल्फा 1 और बीटा 1 का मिनिमम, अल्फा 2 और बीटा 2 का मिनिमम, अल्फा 3 बीटा 3 का मिनिमम, अल्फा के बीटा के का मिनिमम। तो इन सारी पावर्स का अगर मिनिमम लोगे तो जीसीडी आ जाएगा, और अगर मैक्सिमम लोगे, प्राइम नंबर वही के वही, अगर मैक्सिमम लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकालना है, एग्जांपल देखो। यूजिंग कैनोनिकल डिकम्पोजिशन फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो किस तरीके से आपको निकालना है, एक एग्जांपल देख लो। 1000 और 1024, 1000 की डिकम्पोजिशन बन रही है 2 to the power 3, 5 to the power 3, ठीक है। और 1024 जो है उसकी डिकम्पोजिशन बन रही है 2 to the power 10, क्योंकि ये 2 की पावर है, 5 की इसके अंदर कोई पावर नहीं आती। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो प्राइम नंबर ऊपर आया हुआ है वो नीचे हमने लिखना है। जो नहीं था, मान लो यहाँ पे 5 नहीं था, तो हमने क्या किया, 5 की पावर 0 लिख ली। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये गलती से लिखा गया है, ग्रेटर देन 0 होने से तो काम ही नहीं चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। तो यहाँ पे आपके पास 0 पावर उसी की हम लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने 5 की पावर 0 लिख ली। अब जीसीडी निकालनी है इन दोनों नंबर्स की, तो सबसे पहले जो प्राइम है वो मैंने लिखे 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब उसकी पावर में देखो, पावर में क्या लिखोगे, मिनिमम ऑफ ये वाली पावर 3 और ये वाली पावर 10, और फिर इसकी 5 की पावर में मिनिमम ऑफ 3 एंड 0। तो यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम क्या है, 3 है, इन दोनों का मिनिमम क्या है, 0 है। तो 2 to the power 3 मीन्स 8, 5 की पावर 0 1, तो 8 आ गया जीसीडी। और एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो 2 और 5 लिख लिया, मैक्सिमम लेनी है 3 और 10 का मैक्सिमम और 3 और 0 का मैक्सिमम। तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 3। तो ये आपके पास 2 की पावर 10 तो 1024 हो गया, और उसको 5 की पावर 3 मतलब 125 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप नीचे लेते हो
7200 में आपके 2 की पावर 5 आ रही है, 3 की पावर 2 आ रही है, 5 की पावर 2 आ रही है। ये तो हमने अगले स्टेप में अपने आप लिखी है। इसी तरह से अगर मैं इसकी डिकम्पोजिशन करूं तो आपके पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 29 की पावर 1 आती है। हम अपने आप से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 29 मिसिंग है और यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो जो जो मिसिंग है पहले आप उसकी पावर 0 लिखोगे। तो ऊपर मैंने 29 की पावर 0 लिख ली और नीचे क्या लिखा, 5 की पावर 0। अब सेम प्राइम आ गए ऊपर भी और नीचे भी। तो पहला काम तो सेम प्राइम बनाने का ही है। फिर तो आपका काम जीसीडी में क्या रहता है कि वही प्राइम लिखो, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 29 लिखा, और मिनिमम लेना है दोनों पावर का, 5 और 2 का मिनिमम, 2 और 3 का मिनिमम, 2 और 0 का मिनिमम और 0 और 1 का मिनिमम। तो इन्हीं नंबर्स की वही पावर्स आएंगी और वहां से आएगा जीसीडी। और जब एलसीएम लेते हो तो आपको मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अब एक ये लास्ट एग्जांपल देखो क्या है। शो दैट एवरी ओड प्राइम इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 और 4k - 1 वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लो n जो है वो ओड प्राइम नंबर है। अब जब ओड प्राइम नंबर है और उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि आपको 4k वाली टाइप लेनी है इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें 6k + 1, 6k + 3 इस टाइप से और 6k - 5 इस टाइप का आपको मिलेगा। तो उसमें आप 6 से डिवाइड करोगे। जब 4 वाला है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो n को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कोई क्वोशंट आएगा ना और कोई रिमाइंडर आएगा ना। तो मान लो क्वोशंट आता है k और रिमाइंडर आता है r। तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप n को लिख सकते हो 4k + r, जहाँ पे ये जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू भाग करने वाले 4 से कम होगी ना। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 4। तो r की क्या क्या वैल्यू हुई, 3 तक हो सकती है ना, 0 1 2 3। तो अगर 0 पुट किया तो n की वैल्यू हो गई 4k, 1 पुट किया तो n की वैल्यू हो गई 4k + 1, 2 पुट किया तो 4k + 2 और 3 पुट किया तो 4k + 3। अब इनमें से 4k 2 से भाग हो रहा है, ये वाला भी 2 से भाग हो रहा है, तो ये दोनों तो इवन हो गई। तो इसका मतलब ये तो कट गए क्योंकि आपको तो ओड प्राइम निकालना है। तो इसका मतलब क्या क्या बचा, 4k + 1 बचा और 4k + 3 बचा। तो इसका मतलब शो दैट आपके पास आंसर क्या आया कि एवरी ओड प्राइम इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 और 4k + 3। और ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि 4k + 3 जो है उसको हम इस तरीके से करके, मतलब मैंने क्या किया, 4 इंटू, यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 को लिख दो 4 - 1, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 इंटू k + 1 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा -1। तो 4k - -1 मतलब वो इस शेप का हो गया, 4k - 1 की टाइप का। क्योंकि जो भी नंबर 4k + 1 टाइप का होता है वो 4k + 3 टाइप का भी होता है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि एवरी ओड प्राइम इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 और 4k - 1। तो यहाँ तक आप काम कंप्लीट करो। ओके।